एपिसोड 37 ब्लड स्टेन। विद्युत और रोहित की कन्वर्सेशन सुनकर संजीव हैरान हो गया था। उसे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, मगर विद्युत माया के साथ जो कुछ भी कर रहा था वह संजीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विद्युत ने न केवल माया को डाइवोर्स दिया था, बल्कि उसने एक तरीके से माया की जिंदगी तबाही के कगार पर लाकर छोड़ दी थी। संजीव की नज़र जब होटल के अंदर जा रहे माया के दादाजी पर गई, तब उसने अपनी मुठ्ठियां खींच ली। संजीव को आज पूरा यकीन हो चुका था, उसके डेविल बॉस का जन्म सच में नर्क में होने के बजाय गलती से धरती पर हो गया था। माया के दादाजी के पास फोटोज भिजवाने वाला इंसान और उन्हें अपने सबऑर्डिनेट के जरिए कॉल करके होटल बुलवाने वाला इंसान विद्युत ही था, पर उसने ये सब क्यों किया था? माया के दादाजी को एक नज़र ठंडेपन के साथ देखने के बाद विद्युत अपने रोल्स रॉयस बोट टेल की ओर बढ़ गया। विद्युत की जाती पीठ को देखते हुए रोहित उससे पीछे से सर्द लहजे में बोला, डील याद रखना, आज के बाद से तुम कभी भी माया की लाइफ में वापस नहीं आओगी। रोहित की बात सुनकर विद्युत रुक गया। उसने पलट कर बिना इमोशन के एक नज़र रोहित को देखा। उसके बाद विद्युत सीधे अपने कार में जाकर बैठ गया। संजीव ने पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद तिरछी नज़रों से रेयर व्यू मिरर के थ्रू विद्युत को देखा। संजीव से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता था कि उसका डेविल बॉस अपने जुबान का कितना पक्का है। संजीव अच्छे से जानता था आज के बाद विद्युत माया की लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएगा, पर माया के साथ ही विद्युत ने एक तरीके से अयांश से भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। हालांकि विद्युत ने जिन ब्लैक डायमंड्स के लिए माया और अयांश का सौदा किया था, वो डायमंड्स विद्युत के लिए उतने भी ज़रूरी नहीं थे। इसलिए संजीव हद से ज़्यादा कंफ्यूज और हैरान हो गया था। उसके दिमाग में 1 लाख से ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, मगर विद्युत से वो सवाल पूछने की संजीव में हिम्मत नहीं थी। अपने सभी सवालों और कन्फ्यूज़न को दरकिनार करके संजीव ने विद्युत से पूछा, बॉस, क्या अब हम इंडिया वापस जाएंगे? संजीव का सवाल सुनकर विद्युत ने सीट से सिर टिकाते हुए आंखें बंद करके अपने कोल्ड वॉइस में कहा, अभी नहीं, अभी सीधे विला चलो। विद्युत की बात सुनकर संजीव ने ड्राइवर को विद्युत के प्राइवेट विला चलने का इशारा किया, तो ड्राइवर ने कार विद्युत के प्राइवेट विला की ओर बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर माया के दादाजी ने अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू करने के बाद सबसे पहले विद्युत के रूम के बाहर अपने खास आदमी से पूछा, क्या माया सच में पूरी रात उस सरफिरे लड़के के साथ थी? दादाजी की बात सुनकर उनके खास आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जी बड़े मालिक, मिस्टर विद्युत तो थोड़ी देर पहले यहाँ से चले गए, पर मेरे हिसाब से माया मैडम अब भी रूम में ही है। अपने खास आदमी की बात सुनकर दादाजी ने उसे हाथ के इशारे से वहाँ से जाने को कहा। उस आदमी के जाने के बाद दादाजी ने बगैर सोचे समझे गुस्से में रूम का डोर ओपन कर दिया। रूम लॉक ना होने की वजह से डोर सीधे ओपन हो गया था। रूम के अंदर माया अब भी बेड पर बैठी विद्युत के बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कान में डोर ओपन होने की आवाज़ आई। माया ने सिर उठाकर आवाज़ की दिशा में देखा तो उसकी शांत आंखें सीधे अपने दादाजी के गुस्से से लाल आंखों से जा मिली। दादाजी को देखने के बाद भी माया के काम फेशियल एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, मगर ब्लैंकेट के अंदर उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। दादाजी ने माया और बेड की बिगड़ी हुई हालत देखी और किसी चीज़ से तो नहीं, मगर बेडशीट पर मौजूद ब्लड स्टेन को देखने के बाद दादाजी को सारा माजरा समझ आ गया था। दादाजी आगे उस रूम में बगैर एक पल रुके सीधे बाहर चले गए। उन्होंने माया से एक शब्द भी नहीं कहा था और ना ही माया ने उनसे कुछ पूछा। दूसरी तरफ एक लग्जूरियस कमरे में एक बूढ़ा मगर रौबदार पर्सनालिटी वाला आदमी ब्लैक ट्रोन पर बैठा हुआ था। उसके आसपास का ऑरा बहुत डार्क और स्ट्रॉन्ग था। बूढ़े आदमी के सामने खड़े उसके सबऑर्डिनेट ने सिर झुकाकर कहा, दद्दा, माया मैडम और विद्युत सर एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुके हैं। मिस्टर वीरेंद्र आर्य को भी उनकी करीबी के बारे में पता चल चुका है। क्या हमें इस मामले में कुछ करना है? अपने सबऑर्डिनेट की चिंता भरी बात सुनकर बूढ़े इंसान ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, अभी हमें कुछ नहीं करना है। पहले वीरेंद्र आर्य और आर्य फैमिली के रिएक्शन का इंतज़ार करो। अगर आर्य परिवार ने मेरी माया को जरा सा भी हर्ट किया तो मैं उस पूरे खानदान को नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगा। बूढ़े इंसान की मजबूत और दृढ़ बात सुनकर उसका सबऑर्डिनेट शांत हो गया। वहीं आर्य मेंशन स्टडी रूम में
दादाजी और माया एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। उन दोनों दादा पोती के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गहरी खामोशी के बाद दादाजी ने गुस्से भरे लहजे में माया से कहा, माया, मुझे नहीं पता आपका उस सरफिरे लड़के के साथ किस तरीके का संबंध है, पर मैं चाहता हूँ आप उससे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर ले। दादाजी की बात सुनकर माया की आईब्रो आपस में जुड़ गई। माया को किसी का फोर्सफुल ऑर्डर सुनना या मानना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, मगर दादाजी इस वक्त माया से ऐसे लहजे में बात कर रहे थे जैसे माया उनकी पोती न होकर कोई नौकर हो। माया ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद दादाजी से पूछा, अगर मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूं, तब आप मेरे साथ क्या करेंगे दादाजी? माया की बागी सवाल सुनकर दादाजी गुस्से से तिलमिला गए। उन्होंने माया पर गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी माया, तो मैं आपको अपने खानदान और जायदाद से बेदखल कर दूंगा। खानदान से बेदखल होने की बात सुनते ही माया मुस्कुराने लगी। माया की मुस्कान दादाजी के गुस्से को आग में घी डालने का काम कर रही थी। माया ने स्थिरता से मुस्कुराते हुए दादाजी से पूछा, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं दादाजी? माया का सवाल सुनकर दादाजी कठोरता और घमंड से बोले, आप इसे धमकी समझिए या फिर कुछ और माया, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे परिवार के नाम के बगैर आपका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। अगर मेरे परिवार का सरनेम आपके नाम के पीछे से हट गया तो आपकी हालत ठीक वैसी हो जाएगी जैसी 14 साल पहले आपकी थी। अपने दादाजी के आखिरी अल्फाज को सुनते ही माया के शांत भाव एकदम से डार्क हो गए। उसकी स्थिर आंखों में ही अचानक से जज्बातों का सैलाब उमड़ आया। शायद दादाजी ने माया के उस जख्म को कुरेद दिया था जिसकी असली वजह उनका खुद का परिवार ही था। माया बचपन से ही आर्य फैमिली में नहीं रही थी। असल में माया 10 साल की उम्र में आर्य फैमिली में आई थी। अपनी मोम की डेथ के पूरे 6 साल बाद माया आर्य फैमिली में आई थी। जन्म के बाद से माया अपनी मोम के साथ जंगल में ही रही थी, मगर अपनी मोम की डेथ के बाद माया 6 सालों तक कहाँ रही थी कोई नहीं जानता था। आखिर कौन है दद्दा? क्या विद्युत और माया की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई है? क्या है माया का अतीत? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।